प्यारे परिवार एसिड केयर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे इजी टू मॉडरेट होंगे, हर तरह के प्रश्न होंगे, आप इनको देखिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी साइंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइंस का जो प्रश्न होता है वो इसी लेवल का होता है, थोड़ा सा हाई या थोड़ा सा लो या फिर इसी लेवल का होता है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखिए, इस तरह से आप सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से आप सारी चीजें समझ पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिकी के जो प्रश्न मैंने लिए, यहाँ पर देखिए आप कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन को कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस में होती है। देखिए कल वाली क्लास में मैंने बात की थी ध्वनि की, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किस में होती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज्यादा इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात में। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज पूछ लिया आपको कि भैया प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, होती है वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे पूछता है कि जो प्रकाश होता है ये कैसा होता है, आपका अनुदैर्ध्य होता है या अनुप्रस्थ होता है। जो आपका प्रकाश होता है वो अनुदैर्ध्य होता है या फिर अनुप्रस्थ होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है प्रकाश जो होता है आपका कैसा होता है, वो अनुप्रस्थ होता है। लेकिन जो ध्वनि होती है वो कैसे है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है लेकिन जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक चीज आपने और ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछता है कि ये मतलब जो प्रकाश की गति होती है किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। वो ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक पर चीजें टोटली आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, इस बात को आप सभी ने ध्यान, मतलब कि अगर आपको किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो उसके लिए जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में सी, और यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर बोल देता है कि जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना होता है? 1.5, यानी n बराबर कितना है? 1.5 है। तो बताइए कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आप सबको पता है कि कांच में प्रकाश की चाल निकालने के लिए v बराबर सी, तो सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी? 1.5। आप ये कितना हो जाता है आपका 1 मिनट, ये होता है आपका 1.5। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी आपका हो जाएगा v इक्वल टू इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन के नियम से। तो यहाँ पर बोला है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम या बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी दोस्तों ये होता है F बराबर m ए। आप सबको पता है F बराबर m ए, ये किसका नियम है? ये न्यूटन का ही नियम है, लेकिन कौन सा? सेकंड। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, यानी कि दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी आपका जो न्यूटन का नियम होता है तीसरा, उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, इसी को बोला जाता है। अब थोड़ा डिटेल में चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन ने 3 नियम दिया है। ठीक है, आप इस बात को समझ पाएंगे। तो जो आपका पहला नियम है, यानी कि जो आपका फर्स्ट लॉ है, इसको आप देख पाएंगे। तो पहले नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसको दर्शाता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित करता है किसको? जड़त्व को, यानी कि इनर्शिया। और इनर्शिया के बारे में किसने बताया था? वो बताया था गैलीलियो ने। इस बात को ध्यान देना, किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। न्यूटन के प्रथम नियम
तो न्यूटन ने ही बताया था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को प्रदर्शित करता है, और जड़त्व के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आपका होता है F बराबर आपका m में, यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उसका जो त्वरण होता है उसके गुणनफल का मान बल के बराबर होता है, ठीक है। या फिर यूं बोल लें कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस पर त्वरण जितना ज्यादा होगा उस पर बल भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, या उस पर बल उतना ज्यादा लगेगा। इस बात को आप समझ पाएंगे। तीसरा नियम है, तीसरा नियम आपका क्या है कि सपोज कीजिए, मान लीजिए आपका आपका ये पॉइंट ए है और ये क्या है आपका बी है। मान लीजिए ए इस पर क्या करता है, ए इस पर क्या करता है, बल लगाता है, ठीक है, ए इस पर बल लगाता है, और बी भी क्या करेगा, ए जितना बल इसकी दिशा में लगाएगा, ए यानी ए अगर बी पे बल लगाता है तो बी भी क्या करेगा, ए पर उतना ही बल लगाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं एफ ए बी बराबर हम लिख सकते हैं एफ बी ए, यानी कि ए ने बी पर जितना बल लगाया बी जो है ए पर भी उतना ही बल लगाएगा, लेकिन इसके ऑपोजिशन में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है। एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए हो जाएगा। इसका मतलब ये जितना इस पे बल लगाएगा उतना ही इस पर ये बल लगाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, अगर आप चल रहे हैं तो उसके भी ऑब्वियस सी बात है, आप इस बात को समझ गए होंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा सुना होगा कि बंदूक जब आप चलाते हैं तो उससे जो झटका, ठीक है, बंदूक द्वारा जो है पीछे की ओर लगता है। रॉकेट जब ऊपर उड़ती है तो किसके, न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा। और उसके बाद आपने इन सब बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। आप जंपिंग करते हैं तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। अगर आपने देखा होगा क्रिकेट में जब स्पिनर गेंद फेंकता है तो जब बैट से शॉट मारी जाती है तो उतनी स्पीड से नहीं जाती है, लेकिन अगर फास्टर गेंद को फेंकता है तो जितनी स्पीड से गेंद बल्ले पर आती है तो बल्ले द्वारा ही, मतलब बल्ले द्वारा भी गेंद पर उतना ही स्पीड से बल लगता है, उतनी स्पीड से गेंद वापस जाती है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये थे न्यूटन के नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है, ध्वनि। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न अभी मैंने डिस्कस किया था वो प्रश्न ही आ गया। तो यहाँ पर क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ, सॉरी अनुदैर्ध्य, और जो प्रकाश होता है कैसा, वो अनुप्रस्थ होता है। इस बात को आपने ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों पहले करता हूं पेन को चेंज, क्योंकि ये कलर मुझे लगता है सही। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, आप सभी को पता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। एम्पियर ये होता है विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ओम। ओम किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये होता है प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। और बात करते हैं वाट, तो वाट जो होते हैं शक्ति, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, सामर्थ्य, शक्ति या फिर सामर्थ्य का मात्रक होता है। और ये सारे जो मात्रक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके ये पेपर में इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि जी हाँ, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये यांत्रिक होती हैं, ध्वनि होती हैं, विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। देखिए रेडियो तरंगे की अगर हम बात करते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए यहाँ पर मीडियम की कोई नीड नहीं होती, इस बात को ध्यान देना है। माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है इनके लिए, ठीक है। होपफुली दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? पॉइजन गैस किसको कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। आप ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये सारी गैस है। O2 आपका क्या हो जाएगा, H2, और ये क्या हो जाएगा आपका He। हीलियम कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है। हीलियम कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है, या इसी को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, ठीक है, या इसी को निष्क्रिय गैस बोलते हैं, या ठीक है इसी को उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, या इसी को उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप नोबेल गैस के नाम से जानती हैं, ठीक है। नोबेल गैस कितनी होती है आप सभी को पता होगा मेरे भाई, 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और आपकी क्या होती है,
रेडॉन। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पानी का पीएच मान कितना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों पीएच पैमाना, पीएच पैमाना क्या होता है, विलयन की अम्लीय या क्षारीय सांद्रता को, विलयन की अम्लीय या फिर क्षारीय सांद्रता को जिस पैमाने पर हम व्यक्त करते हैं उसको कहा जाता है पीएच पैमाना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच पैमाने के बारे में किसने बताया था, तो सोरेनसन ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आपने ध्यान देना है। पीएच पैमाने के बारे में किसने बताया था, सोरेनसन ने बताया था। अब यहाँ पर जो पीएच पैमाने की जो रेंज होती है वो होती है, आप सभी को पता होगा, वो 0 से लेकर के कितनी होती है, 14 तक होती है। और बीच में जब आता है 7, तो 7 जिसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों, उसको वो आपका विलयन होता है कितना, वो आपका विलयन होता है कैसा, उदासीन। और जिसका मान 7 से कम होता है वो होता है आपका अम्लीय, वो आपका कैसा होता है, अम्लीय। और जिसका मान 7 से ज्यादा होता है वो आपका विलयन कैसा होता है, क्षारीय। ठीक है, तो और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कई बार आपने देखा इसको पढ़ा जाता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको सीधा बोला जाता है हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है हाइड्रोजन की शक्ति। अब पीएच पैमाने से क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया अम्लीय और क्षारीय सांद्रता ज्ञात की जाती है। इससे पता चलता है कि कोई विलयन आपका अम्लीय प्रवृत्ति का है या फिर क्षारीय प्रवृत्ति का है। मैंने बताया 7 से कम है तो आपका हो जाएगा अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो हो जाएगा क्षारीय, 7 के बराबर है तो हो जाएगा उदासीन। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया है, आपसे यहाँ पर पूछा है कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो आप सबको पता है पानी न्यूट्रल होता है, तो पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। बहुत ऐसे होते हैं जिनके आपके पीएच मान आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं खून का पीएच मान, ठीक है, खून का पीएच मान यानी कि रक्त की हम बात करते हैं तो इसका कितना होता है, 7.4 होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं नींबू का, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 2.4। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे बात करते हैं यूरिन की, मूत्र की, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, अप्रॉक्स 6 होता है। अब इनको कैसे याद रखें, देखिए याद रखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ओ पेन मोटा हो गया क्या, चलिए और पतला करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे दूध है, तो अगर हम दूध की बात करते हैं, पेन हो चुका है मोटा, तो इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे दूध है। अब दूध की हम बात करते हैं तो दूध, देखिए दूध जो होता है, दूध का इस्तेमाल कहाँ करते हैं लोग, तो दूध का इस्तेमाल करते हैं 6 पैक बनाने में और चाय बनाने में। दूध का इस्तेमाल कहाँ करते हैं लोग, 6 पैक बनाने में और चाय बनाने में। तो याद रख लीजिएगा, दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है, यानी 6.4 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। बात करते हैं खून की, तो खून यानी कि रक्त। अब इस देखिए खून जो होता है, अगर आप 2 भाई हैं, ठीक है, आप 2 भाई हैं, तो मान लीजिए आपकी इससे बोल चाल नहीं है, आप इससे बोलते नहीं है, लेकिन इससे अगर किसी लड़ाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप देखते रहेंगे, नहीं आप भी जाएंगे इसके बचाएंगे और दूसरे को मारेंगे। तो इसका मतलब जो खून होता है, खून कैसा होता है, सच्चा होता है। खून जो होता है कैसा होता है, सच्चा होता है। तो सच्चा मतलब 7.4 हो जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं जैसे नींबू की, तो नींबू का कितना होता है, 2.4 होता है पीएच मान। एक गाना चला था कि नजर न करो लग जाई एक हुस्न की चोटी में, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाला चोटी में। तो एक नींबुआ और 2-4 मिर्ची यानी 2.4 हो जाएगा नींबू का पीएच मान। बात करते हैं मूत्र की, मूत्र जहाँ होगा भाई, जहाँ यूरिन हो गया, ऑब्वियस सी बात है वहां से आएगी स्मेल, बदबू आएगी, तो आप क्या बोलेंगे, छी। तो 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इसको देख पाएंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका HCl हो जाएगा। बात करते हैं H2SO4, ये किसका सूत्र है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ये किसका सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, अम्ल को कहा जाता है। लेकिन 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 ध्यान देना है कि अगर पूछ लिया जाए कि अम्लराज क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अम्लराज क्या होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एक्वारेजिया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। तो अगर हम बात करते हैं एक्वारेजिया की, तो दोस्तों ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक तरीके से, यानी हमारा हो जाएगा 3HCl
प्लस HNO3। तो ये होता है हमारा एक्वारेजिया का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि एक्वारेजिया यानी अम्लराज का सूत्र क्या होता है। तो होता है 3HCl प्लस HNO3। ये होता है आपका अम्लराज, लेकिन अम्लों का राजा है H2SO4। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HNO3 आपका क्या है, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड है आपका। और आपका NaCl क्या है, NaCl आपका है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। या एसिड है नहीं, ये आपका साल्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, साल्ट है, यानी कि लवण है। ठीक है, होपफुली दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि चांदी के बर्तन कालापन क्यों पकड़ते हैं। ठीक है, यानी चांदी का जो बर्तन होता है उसमें कालापन क्यों आता है, नमी के कारण, नाइट्रोजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, यानी H2S। और इसी गैस की जो गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड के, सड़े अंडे जैसे इसकी गंध आती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो सल्फर होता है। सल्फर बेसिकली आपका क्या होता है, सल्फर ये चांदी से रिएक्ट करके उसके रंग को बदरंग कर देता है, यानी उसके रंग को क्या कर देता है, काला कर देता है। इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। खैर खाता कौन ये, लेकिन बात यह है कि अगर चांदी के चम्मच से अंडा खाया जाएगा तो जो अंडे में पाया जाएगा क्या होता है, सल्फर। अंडे में होता है सल्फर, और सल्फर रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसको काला कर देगा। ठीक है, अगर कोई आभूषण कोई गहना उस पर आप अंडा फोड़ दीजिए, उसके बाद उसका रंग देखिएगा काला पड़ जाएगा, किसके कारण, सल्फर के कारण। ठीक है, होपफुली। और यह H2S क्या है, गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है उस गैस की वजह से उसका जो रंग होता है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। होपफुली दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सबसे, देखिए क्वेश्चन बहुत दूर हो गया है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थिरता किस गैस में होती है। अरे दोस्तों सबसे ज्यादा स्थिरता किस में होती है, सबसे ज्यादा होती है अक्रिय गैसों में। और ये अक्रिय गैस कौन सी होती है आपकी, होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसके बाहरी कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका 54 और इसका होता है 86। ठीक है, तो ये हमारी अक्रिय गैसें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। अब पूछ लिया जाता है कि अक्रिय गैसों को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया, तो दोस्तों इनको 18वें वर्ग में रखा गया। ठीक है, 18वें वर्ग या फिर आप समूह बोल लो, 18वें वर्ग या समूह, या फिर ये ऑप्शन नहीं है तो होता है आपका बोल दिया जाता है शून्य समूह। क्या बोला जाता है, शून्य समूह। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो दिया जाता है 8A। ठीक है, कौन से समूह में, 8A में। तो दोस्तों ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक बातें मोती जैसी हैं, इस बात को आपने ध्यान देना है आपके पेपर के लिहाज से, और न तुम समझ लो मोती है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं मेरे भाई। चलिए यहाँ पर तो हाँ, अब इसमें देखो कौन सी गैस है इसमें, तो नियॉन उसमें से है। ठीक है, तो नियॉन में काफी ज्यादा स्थिरता होती है, इस बात को आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बायो से रिलेटेड, और बायो का जो पहला ही क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके का है। इस चीज को आपने देख लिया, यहाँ पर क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी होती है, देखो दोस्तों, फीमर तो सबसे बड़ी होती है, स्टेप्स क्या होती है, ये होती है हमारी सबसे बड़ी हड्डी। ये कहाँ पाई जाती है, बड़ी वाली ये पाई जाती है जांग में, और छोटी वाली ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कान में। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो होती हैं भैया 206। लेकिन जन्म के समय अगर आपसे पूछ ले कि जन्म के समय कितनी होती हैं, तो जन्म के समय होती हैं 300। कितनी होती है, 300। या नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वही आपको बताना है कि 300 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका रक्त का। भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि हड्डियां कम क्यों हो जाती है, दोस्तों वो हड्डियां जो होती हैं वो आपकी कई सारी हड्डियां जुड़ करके वो एक हड्डी बना लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो हड्डियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस बार तो थोड़ी सी टाइपिंग क्वेश्चन बहुत दूर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है, कौन सा घटक। ठीक है, तो आप सबको पता होगा ये सारे जो पार्ट लिखे हैं ये रक्त के यानी ब्लड के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे ब्लड की
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ब्लड जो होता है हमारा, एक होता है लिक्विड और एक होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लो पार्टिकल्स के रूप में, कण के रूप में, ठोस के रूप में, जैसे आप बोल सकते हो, उसके जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा पार्ट हमारा प्लाज्मा का, और एक पार्ट हमारा हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा आरबीसी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी, और एक हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, एक हो जाएगा आपका प्लेटलेट, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि रोगों से लड़ने में क्षमता कौन प्रदान करता है, तो कौन करता है मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं, प्रहरी होते हैं, हमारी बॉडी के क्या होते हैं, प्रहरी बोल लीजिए, या फिर सैनिक बोल लीजिए, या फिर इनको सोल्जर बोल लीजिए। जिस तरीके से, ठीक है, बॉर्डर पे सैनिक क्या करते हैं, रक्षा करते हैं हमारे देश की, उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो है ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, हमारी बॉडी में आने वाले वायरस बैक्टीरिया इनको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो हम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को कौन बढ़ाता है, तो इम्यूनिटी को भी हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी ही बढ़ाती है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके कमी से इम्यूनिटी, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कमजोर हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी की वजह से कमजोर होती है। होपफुली दोस्तों आपको बातें समझ में गई। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इसमें आपको, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से जो होता है ब्लड का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। प्लेटलेट्स जो होता है, इसकी वजह से रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। रक्त का क्या बनता है दोस्तों, थक्का, यानी ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स। पूछ लिया जाता है कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। पूछ लिया कि रक्त का थक्का किसकी वजह से, किसकी कमी से बनता है, तो प्लेटलेट्स की कमी से बनता है। होपफुली दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग, अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो दोस्तों कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका केंद्रक, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपने एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्तों, आपने एक चीज और देखा होगा कि जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका, तो कोशिका जो होती है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं उस, वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक, और एक होती है दोस्तों आपकी यूकैरियोटिक। एक क्या होती है आपकी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो किसके आधार पे होती है, ये आपके केंद्रक के आधार पे ही होती है, ठीक है, केंद्रक के आधार पर ही होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, तो दोस्तों सबको पता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी आपका जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हार्मोन विटामिन किसको कहा जाता है, तो हार्मोन विटामिन कहा जाता है किसको, विटामिन डी को कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपने ध्यान देना है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न हमने ले लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मानव शरीर में पाचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन होता है वो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। इस बात को आपने ध्यान देना है, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में क्या करते हैं, उसकी वेग को बढ़ा देते हैं, या फिर मतलब वेग को बढ़ाना क्या बोलेंगे आप, सीधा बोल दीजिए वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जरूरत के हिसाब से वेग को बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। सेम उसी तरीके से ये प्रोसेस, जो उत्प्रेरक का काम, जो भी कंपोनेंट हमारी बॉडी में करते हैं, उनको बोला जाता है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम कहीं कहीं दोस्तों ये जो एंजाइम वर्ड है आपको लिखा हुआ मिलेगा वीकर के रूप में, वीकर नहीं वीकर, ये वीकर लिखा होगा। तो जो वीकर होता है, वीकर क्या होता है आपका, एंजाइम होता है, ठीक है। तो अगर मान लो एंजाइम ना दे करके वीकर दे दिया तो आप फिर रह जाएंगे ऐसे, पता नहीं चलेगा आपको क्या बोल रहा है वो, ठीक है। वही हाल हो जाए कि बकरी के बच्चे के मेमना कहते हैं तो मेमने की मम्मी को क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बच्चा भी बता देता है, तो दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेस, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यूनिट, ठीक है। ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ये आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक सॉरी, सबसे अधिक प्रयुक्त गैर धातु कौन सी होती है। देखो गैर धातु मतलब समझ रहे हो, आपसे पूछ रहा है अधातु कौन सी है, ठीक है। गैर धातु मतलब क्या, अधातु आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे अधिक प्रयुक्त कौन सी गैर अधातु, तो सबसे ज्यादा कौन सी अधातु प्रयुक्त की जाती है, वो प्रयुक्त की जाती है आपकी कार्बन, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात को कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। तो दोस्तों वो होता है आपका राइजोबियम। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, कौन करता है, राइजोबियम करता है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के रक्त में कुल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। मनुष्य के रक्त में कुल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त में कुल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, तो दोस्तों उसको किसने बताया था। ठीक है, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जिसको भी पता होगा, नहीं पता कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन कमेंट में आपको इसका जवाब जरूर देना है। तो दोस्तों इसका जो है आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ए बी ओ, ठीक है, ये आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। पूछ लिया जाता है कि सर्वदाता कौन होता है, तो सर्वदाता आपका ओ होता है। सर्वदाता आपका क्या होता है, ओ होता है। और सर्वग्राही क्या होता है आपका, सर्वग्राही आपका क्या होता है, सर्वग्राही आपका ए बी होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बनते हैं, सर्वदाता आपका ओ होता है और सर्वग्राही आपका ए बी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं पूरी तरह से खत्म। ठीक है, होपफुली दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में आपको इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। ठीक है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंट्स दे रहा हूँ, इनका नाम के से स्टार्ट होता है यानी का से स्टार्ट होता है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, पसंद आए तो, ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।